नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे कृषि पर्यवेक्षक हो, चाहे IBPS, AFO, एग्रीकल्चर TGT, PGT, BHU, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, द्विफसली प्रणाली के लिए अरहर की कौन सी किस्म उपयुक्त होती है? बहार, टाइप 7, टाइप 17, टाइप 120। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये द्विफसली प्रणाली के लिए अरहर की इसमें उपयुक्त किस्म पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपास 120, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है DRSF 108, UPS 2, UPS 5 तारा महत्वपूर्ण किस्म किसकी है? सूरजमुखी की, कुसुम की, मक्का की या ज्वार की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, सूरजमुखी की ये सब किस्में हैं। DRSF 108, UPS 2, UPS 5 तारा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें पूछा शस्य सघनता बराबर होती है, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, ये आपको बताना है। तो इसका सूत्र होता है, तो इसको हम बता दे रहे हैं, इसको आप लोग ही देख लीजिएगा। टोटल क्रॉपेड एरिया बटे रहेगा नेट अवेलेबल एरिया इंटू 100। ये होता है शस्य सघनता बराबर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ एक बार देख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूंगफली में खाद की आवश्यकता कितनी पड़ती है? ठीक है, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 30 किलोग्राम पोटास। या बी ऑप्शन देखेंगे, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से लेकर 60 किलोग्राम पोटास। उसके बाद सी ऑप्शन देखेंगे, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से लेकर 40 किलोग्राम पोटास। इसके बाद यहाँ पर डी ऑप्शन देखेंगे, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से लेकर 60 किलोग्राम पोटास पर हेक्टेयर। तो यहाँ हम बता दें, नाइट्रोजन की आवश्यकता इसमें पड़ती है 15 से लेकर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, याद रखेंगे। और फास्फोरस की मात्रा आवश्यकता होती है 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। उसके बाद पोटाश की बात करें तो पोटाश की आवश्यकता पड़ती है 30 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देख सकते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, उसके बाद 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम यहाँ पर पोटास पर हेक्टेयर। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रसारण विधि में ल्यूशन बोने की अनुकूलतम बीज दर कितनी रखते हैं? 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 12 से 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। लूशन को हम रिजका के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखेंगे इसका वैज्ञानिक नाम होता है मेडिकागो सेटाइवा। ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 10 से लेके 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, वायु द्वारा मृदा अपरदन किसके परिवर्तन से मृदा में गंभीर क्षति लाता है? मिट्टी परागमयता से, मिट्टी की संरचना से, मिट्टी की बनावट से या मृदा की नमीनता से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, सोयल टेक्सचर से। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, मिट्टी के शुष्क भार को उसके स्थूल आयतन के प्रति इकाई को क्या कहते हैं? थोक घनत्व, कण घनत्व, ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोक घनत्व को हम इंग्लिश में बल्क डेंसिटी कहते हैं, ठीक है, बल्क डेंसिटी इसको कहा जाता है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, चावल के पौधे किससे उर्वरक नाइट्रोजन का अवशोषण पसंद करते हैं? NO3 से, NH4 से, अमोनियम एसिड से या N2 से? तो चावल के जो पौधे होते हैं वो उर्वरक नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं? NH4 के रूप में, याद रखेंगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, NH4 धनायन इस रूप में ये लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन पादप वृद्धि पदार्थों का एक आवश्यक घटक होता है, जिब्रेलिन, एब्सिसिक या साइटोकिनिन या कोलिन्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ब्राउन हार्ट रोग किसकी कमी के कारण होता है? लोहा, बोरान, पोटेशियम, मोलिब्डेनम? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन बोरान, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ पर मोलिब्डेनम के बारे में देखेंगे, ये दलहनी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, दलहनी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट भी कहा जाता है। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और बीज की गुणवत्ता को भी बनाए रखता है, ठीक है, दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखें कि रोग प्रतिरोधक क्षमता में पोटेशियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पोटेशियम दूसरा बीज की गुणवत्ता में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे जिंक का उपयोग करते हैं Zn के रूप में, Zn2+ के रूप में, ZnSO4 के रूप में या ZnNO3 के रूप में? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा Zn2+ के रूप में या Zn धन के रूप में ये लेते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दोस्तों, यदि आप लोग एग्रीकल्चर की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और लास्ट तक ज़रूर देखिए, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, गुलाब के कटे हुए फूलों को निर्यात के लिए कम से कम कितने सेंटीमीटर तने की कली अवस्था में काटा जाना चाहिए? ठीक है, मान लीजिए ये गुलाब है और इसकी ये कली के जो तने हैं कितने सेंटीमीटर की दूरी पर काटा जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको काटा जाता है ताकि ये जल्दी सूखे ना। तो याद रखेंगे, इसका सी आंसर करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, खेत में सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है? ठीक है, क्वेश्चन घुमा दिया है। खेत में सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फूलों की खेती या सब्जी विज्ञान कहलाता है? तो यहाँ बात करेंगे पोमोलॉजी के बारे में। फूलों की खेती, ठीक है, फलों की खेती को क्या कहते हैं? फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है। ओलेरिकल्चर क्या कहते हैं? सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहते हैं। या फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। और यहाँ पर सब्जी विज्ञान जो पूछा है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खेत में सब्जियों को उगाना क्या कहलाता है? सब्जी विज्ञान कहलाता है। और सब्जियों की खेती करना ओलेरिकल्चर कहलाता है, ये याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी आम की जल्दी पकने वाली किस्म है? बॉम्बे ग्रीन, अल्फांसो, गोपाल भोग या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे ग्रीन के साथ साथ एक और किस्म को याद रखेंगे, केसर। केसर भी किस प्रकार की किस्म है? ये भी जल्दी पकने वाली किस्म है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लौकी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मार्मोडिका चेरेंटिया या ट्राइकोसेंथस डायोका, लेजेनेरिया सिसेरिया या ट्राइकोसेंथस एग्यूना? तो यहाँ बात करें मोमोडिका चेरेंटिका, ये किसका होता है? ये करेले का वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखेंगे। इसके बाद ट्राइकोसेंथस डायोका, ये होता है परवल का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद लेगेनेरिया सिसेरिया, ये होता है लौकी का वैज्ञानिक नाम, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर ट्राइकोसेंथस एग्योना ये होता है चिचिंडा का, ठीक है, चिड़चिड़ा का, ये हो जाएगा वैज्ञानिक नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, मिर्च की इष्टतम बीज दर कितनी रखते हैं? ठीक है, मिर्च की सीड रेट आपको बतानी है। 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 2 से 3 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 4 से 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर या 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ बता दें 2 से 4 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो सीड रेट रखते हैं ये कुकुरबिटेसी फैमिली वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उसकी रखी जाती हैं। तो यहाँ पर मिर्च की पूछा है तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। और यही चीज़ अगर क्वेश्चन घुमा दें, यहाँ पर नर्सरी के बारे में पूछ ले, नर्सरी कितनी रखते हैं तो 250 मीटर स्क्वायर इसकी नर्सरी रखते हैं 1 हेक्टेयर में लगाने के लिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, अंगूर प्रशिक्षण की परगोला प्रणाली किसमें बहुत लोकप्रिय है? तमिलनाडु में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो अंगूर की एक प्रणाली है प्रशिक्षण प्रणाली, इसको हम परगोला प्रणाली कहते हैं। तो ये कहाँ की लोकप्रिय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या कह सकते हैं ये साउथ इंडिया की ये एक परगोला प्रणाली होता, सिस्टम होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18, कृषि की शाखा है सामाजिक विज्ञान, बुनियादी विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रयुक्त विज्ञान। इसको अप्लाइड साइंस कहा जाता है, ठीक है, अप्लाइड साइंस कहते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, कौन सी फसल है जो पेरू और ब्राज़ील में उत्पन्न हुई थी लेकिन अब ये मुख्य रूप से भारत में उगाई जाती है? मूंगफली, आलू, मक्का या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूंगफली, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर मक्का जो है ये कहाँ पर लगाई जाती है? यूएसए की प्रमुख फसल है जिसको हम अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं मक्का को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। दोस्तों, यदि एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नई दुनिया से पुरानी दुनिया के लिए एक उपहार माना जाता है। कौन सी क्रॉप को माना जाता है नई दुनिया से पुरानी दुनिया का एक उपहार? जौ, चावल, गेहूं, मक्का। तो यह माना जाता है मक्का को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, देसी कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हिरसुटम, या ए और बी दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोसिपियम हर्बेसियम जो होता है ये होता है देशी कपास का वैज्ञानिक नाम। गोसिपियम हिरसुटम जो होता है ये विदेशी कपास का या अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22, रजत क्रांति का संबंध है चिकन या अंडे के उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, या सभी को मिलाकर उत्पादन बढ़ाना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चिकन और अंडे के उत्पादन को बढ़ाना रजत क्रांति से संबंध है। ए ऑप्शन राइट। खाद्यान्न उत्पादन से जो क्रांति है उसको हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, हरित क्रांति कहते हैं। और दुग्ध उत्पादन से जो क्रांति है इसको सफ़ेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। इसी को बैगनी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जलवायु शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक से, लैटिन से, अंग्रेजी से या फारसी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक शब्द से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट जो होता है जिसको हम जलवायु कहते हैं ये ग्रीक भाषा के क्लाइमा से बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है? CH2, CO, O2 या CFC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर O2। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गैस है O2 ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 5 जून को, 1 मई को या 25 दिसंबर को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? 5 जून को याद रखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 मई को क्या मनाते हैं? विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। सप्तम सन्निकटन मृदा वर्गीकरण के अंतर्गत मृदा क्रम की संख्या है 8, 11, 12 या 15। तो यहाँ सप्तम सन्निकटन मृदा वर्गीकरण के अनुसार टोटल संख्या होती है इनकी 11। अगर हम बात करें टोटल ऑर्डर संख्या अगर पूछ ले तो कुल कितने होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 12। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर सप्तम सन्निकटन के अनुसार पूछे मृदा का वर्गीकरण तो होते हैं 11। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, धारवाड़ में, आनंद या बेंगलुरु। तो भारत का राष्ट्रीय सूत्रकृमि संग्रह जो है कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 इधर सूची 2। ठीक है, NSP जिसको नेशनल सीड प्रोजेक्ट बोलते हैं, ये कब पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पे 1976 पे। ठीक है, उसके बाद UPOV ये पारित हुआ था 1961 में। बीज नियंत्रण आदेश ये पारित हुआ था कब? याद रखेंगे 1983 में। उसके बाद नया बीज अधिनियम ये पारित हुआ था 2006 में। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद फोर्थ। इस प्रकार से सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। ज्वार की किस्मों में प्रमाणित बीज के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं? ठीक है, जिसको विगलन दूरी कहते हैं। आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रखते हैं? 30 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 100 मीटर रखा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29। मूली के नाभिकीय बीज उत्पादन किस विधि से किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूली का नाभिकीय बीज का उत्पादन किस विधि से करते हैं? बीज से बीज विधि, जड़ से बीज विधि, या स्टम्प टू सीड विधि, या कली से बीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ से बीज विधि। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रूट टू सीड मेथड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। बीजों के क्षरण किसके दौरान तेजी से होता है? फर्स्ट ऑप्शन है फसल की परिपक्वता तक शारीरिक परिपक्वता, दूसरा है गोदाम से भंडारण तक, फसल से प्रसंस्करण तक भंडारण तक, या परागमन। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, फसल से प्रसंस्करण तक भंडारण। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। कृषि या पशुओं के चारागाह के लिए या कई अन्य उद्देश्यों के लिए जंगलों या वुडलैंड्स को काटना और जलाना क्या कहलाता है? औद्योगिक कृषि, स्लेथ एंड बर्न कृषि, जैव गतिशील कृषि, या समुदाय समर्पित कृषि। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लेथ एंड बर्न कृषि। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बायो डायनेमिक एग्रीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है, स्लेथ एंड बर्न एग्रीकल्चर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32। चावल की सुगंधित किस्म कौन सी है? CSR10, N12, CSR13 या T22A। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N12। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये चावल की सुगंधित वैरायटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। कुल्थी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, या कुल्थी को किस नाम से जाना जाता है? चना, अरहर, मूंग की दाल, या तलवार बीन। तो इसको
चिक पी कहते हैं। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिक पी के नाम से जाना जाता है चना को। इसको कुल्थी भी कहा जाता है, इसको होर्स ग्राम भी कहा जाता है। याद रखेंगे, होर्स ग्राम भी इसको कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। सोयाबीन की बुआई का सर्वोत्तम समय क्या है? जून का पहला सप्ताह, जुलाई का पहला सप्ताह, या जुलाई का दूसरा सप्ताह, या अगस्त का प्रथम सप्ताह? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सोयाबीन का पूछा है, तो सोयाबीन के बुआई का सबसे अच्छा जो समय माना जाता है वो जुलाई का दूसरा सप्ताह माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर है। दलहनी फसल का बीज उपचार किसके द्वारा किया जाता है? फास्फोटिका द्वारा, एजोस्पिरिलम द्वारा, एजराइजोबियम द्वारा, या एजोक्टोबैक्टर द्वारा? तो दलहनी फसल के बारे में जानते हैं किससे उपचार करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइजोबियम के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा। इसी प्रकार से वीडियो हम रोजाना लेकर आते हैं। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के अंदर जरूर शेयर करिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।